सो हे गाइस, दिस इज साइलन, वेलकम यू ऑल टू चार्जीज यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सिंपल पेंडुलम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है और क्या क्या जानना है, टाइम पीरियड कैसे निकालना है, ग्राफ्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर हो रही होंगी। तो कवर हो रही होंगी, सॉरी। तो जानते हैं, सो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। देखो, डेफिनेशन क्या कहता है सिंपल पेंडुलम इज अ हैवी मास। ठीक है, सिंपल पेंडुलम होता क्या है, एक हैवी मास होता है जो कि एक रिजिड सपोर्ट के थ्रू सस्पेंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, विद द रिजिड सपोर्ट, फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, सपोर्ट किया जाता है इसको एक स्ट्रिंग की हेल्प से। ठीक है, अब देखो जिस पॉइंट पे इसे सपोर्ट किया जा रहा है, जिस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये पॉइंट दिख रहा है, देख लो, जूम करना, दिख जाएगा। तो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे सपोर्ट किया जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम वेयर द पेंडुलम इज सपोर्टेड, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द पेंडुलम इज सपोर्टेड। ओके, और उसके बाद जिस जगह से हम लोग उसे सपोर्ट दे रहे हैं, यानी जो रिजिड बॉडी है जिसके थ्रू हम लोग बांध रहे हैं, अगर, ठीक है, जिसके थ्रू अगर हम बांध रहे हैं तो वो क्या है। अब जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ है, देखते हैं, चलो एक मिनट। देखो यहाँ पर जैसे कि मान लो ये आपको दिख रही है, ये एक वायर है, ठीक है, कैमरा में आ रहा होगा मे बी। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, ये इसका प्लग है, तो मान लो यही मेरा मास हो गया और ये हमारी इफेक्टिव लेंथ, तो यही होगी हमारी पेंडुलम। देख लो हिल भी रही है, ठीक है, तो ये हमारी होगी क्या, पेंडुलम हो गई। देखो पेंडुलम को जिस पॉइंट से मैंने सपोर्ट किया, मैंने इसे यहाँ से पकड़ा, ध्यान से देखोगे यहाँ से पकड़ा, तो ये जो हमारा क्या हो गया, रिजिड सपोर्ट हो गया। और ये जो पोर्शन है, ये जो हमारा पोर्शन है, ये क्या हो गया, मास हो गया, हमारा बॉब की तरह एक्ट कर। और ये जो डिस्टेंस है, ये हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई। तो ठीक है, आप कुछ भी अपने आसपास देखो, उसी को आप पेंडुलम मान सकते हो। ठीक है, तो पेंडुलम समझ आ गया होता क्या है। पेंडुलम क्या होता है, एक रिजिड सपोर्ट के थ्रू बंधा हुआ एक वेट होता है, एक मास होता है, और इस छोटे से मास को हम लोग बोलते हैं बॉब। ऑगी एंड द कॉकरोचेस में भी एक बॉब था जो ढाके टिक्की करता था, ये बॉब ढाके टिक्की नहीं करेगा। अब देखो समझ आ गया। उसके बाद इफेक्टिव लेंथ समझ आ गया। इफेक्टिव लेंथ होता क्या, इसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। आपकी जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर इस बॉब के सेंटर तक जो डिस्टेंस होती है ना, उसी को हम लोग इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम बोलते हैं। यानी सिर्फ ये डिस्टेंस को नहीं ना मेजर करना, इसके बाद ये जो बॉब की जो रेडियस होगी उसको भी हम लोग को ऐड करना है, तब जाके क्या होगा, हमारा इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम निकलेगा। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ हमने समझ आ गया, डेफिनेशन समझ आ गई। अब आगे पढ़ते हैं और भी डिटेल में जानते हैं। अब देखो इन सब के अलावा, देखो इन सब के अलावा जब ये जितनी ज़्यादा दूर जाती है, यानी ये जो डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, जैसे कि मान लो हमारी पेंडुलम है, तो ये इतनी दूर गई अपने मीन पोजीशन से, जितनी दूर जाती है, ये जो है, ये जो हमारा ए पार्ट है, ये है हमारी मीन पोजीशन। ठीक है, ये हमारी मीन पोजीशन। ठीक है, लिख लेना मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से जितनी दूर जाती, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम लिख लेना। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड से स्टार्ट करते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मेड बाय द पेंडुलम from its mean position while oscillating। ठीक है, जब ये ऑसिलेट कर रहा होगा तब उस टाइम पे क्या सीन है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या सीन है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है, ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एम्पलीट्यूड कहते हैं। किसकी, सिंपल पेंडुलम की एम्पलीट्यूड को कहते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, समझ आ गया, तो एम्पलीट्यूड समझ आ गया। एम्पलीट्यूड के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम पीरियड। ऑसिलेशन तो जानते हो ना, ऑसिलेशन जानते हैं ना, टू एंड फ्रो मोशन। ऑसिलेशन पढ़ा होगा बचपन में, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो टू एंड फ्रो मोशन को क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। आगा पीछा, आगे जा रही पीछे आ रही, आगे जा रही पीछे आ रही, पीछे आगे होता जा रहा है। ठीक है, इसी को हम लोगों ने क्या कहना, ऑसिलेशन कहना है। इसी को हम लोगों ने क्या कहना, ऑसिलेशन कहना, जो ये मूव करेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम का, वो है टाइम पीरियड। क्या है भाई, हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज द टाइम, लिख लो, टाइम टेकन, लिया गया, बाय द
pendulum by the pendulum, time taken by the pendulum to complete its one oscillation, वन ऑसिलेशन। ठीक है, तो अगर टाइम पीरियड कहा जाए तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अगर पेंडुलम को एक ऑसिलेशन करने में जितना समय लगता है, क्या पेंडुलम को अगर एक ऑसिलेशन करने में जितना समय लगता है वही क्या हो जाती है, उसकी टाइम पीरियड होती है। वही क्या होती है, इसकी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड समझ आ गया, टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। जैसे कि मान लो मीन पोजिशन में मैं यहाँ पीछे लेके आ गया, छोड़ दिया, गया, वापस आ गया, एक ऑसिलेशन हो गया। देखो ये है पेंडुलम, ये ठीक है, ये पेंडुलम है, यहाँ तक लेके गया था, ये गया, वापस आया, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस आया, तो ये हो गई एक ऑसिलेशन, एक साइकिल, वन ऑसिलेशन, और यू कैन से वन साइकिल, बाई साइकिल नहीं, वन साइकिल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड समझ आ गया, यानी पेंडुलम को ऑसिलेशन करने में कि जितना समय लगने वाला है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइम पीरियड के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सेज दैट नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड्स, इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, और यू कैन से नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ साइकिल्स, और यू कैन से नंबर ऑफ ऑसिलेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक सेकंड में, एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट हो रही होगी, एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट हो रही, वही हो जाती है हमारी क्या, फ्रीक्वेंसी। वही क्या हो जाती है हमारी फ्रीक्वेंसी। और हमने पता है फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हमारी क्या, हर्ट्स। क्या होती है, हर्ट्स, विच इज डिनोटेड बाई HZ। और ये हर्ट्स के कॉन्सेप्ट को बताया कितने था, हेनरी हर्ट्स ने, किसी साइंटिस्ट ने, उन्होंने ही बताया था, हेनरी हर्ट्स ने इनके कॉन्सेप्ट को बताया था। ठीक है, तो हर्ट्स जान गए, फ्रीक्वेंसी जान गए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मेजर कैसे करते हैं, और फ्रीक्वेंसी की जो फॉर्मूला होती है, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 टाइम पीरियड। क्या होता है हमारा, 1 टाइम पीरियड। और या तो आप इससे भी निकाल सकते हो, या फिर आप फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन, और उसके बाद और पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो गए, या नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय जो भी तुम्हारा टाइम होगा सेकेंड्स में, नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय सेकेंड, तो पर सेकेंड की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेंडुलम 20 ऑसिलेशन कर रही है, मान लो 20 ऑसिलेशन कर रही है, तो 20 हो गया हमारा नंबर ऑफ ऑसिलेशन, और मान लो टाइम 10 सेकेंड लग रहा है, तो 20/10 कितना हो गया, 2। ठीक है, तो 2 हर्ट्ज हमारी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया फ्रीक्वेंसी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी हमने समझ लिया, एम्पलीट्यूड समझ लिया, अब है हमारा इफेक्टिव लेंथ को समझते हैं, लिखते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम है क्या, मैंने बताया था, पहले भी बताया था, क्या बताया था कि आपका जो जहाँ पर भी रिजिड सपोर्ट है वहाँ से लेकर उस सेंटर तक, बॉब के तक की सेंटर की जो दूरी होती है उसी को हम लोग इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम बोलते हैं। ये तो सिर्फ स्ट्रिंग की लेंथ हो गई, यहाँ से अगर सिर्फ आप यहाँ देखो, यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ देखो तो ये सिर्फ स्ट्रिंग की लेंथ है, ये क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ है। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, स्ट्रिंग की लेंथ भी करो और साथ साथ इसकी जो रेडियस है उसको भी ऐड करो। ठीक है, तो ये कह सकते हैं इफेक्टिव लेंथ, और यू कैन से इफेक्टिव लेंथ विच इज डिनोटेड एज एल, which is denoted as L, which is denoted as L, is what? It is the length of string. It is the length of string and also radius of bob. You can say what is this? It is the effective length of the pendulum. Effective length of the pendulum is length of string. Let length of the string be L dash. Length of the string को हमने लेना है L dash ले लिया प्लस रेडियस, तो ये हमारा क्या आ गया, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ गया। तो कभी भी हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टाइम पीरियड निकालने के लिए क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, उस केस में क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, एल डैश नहीं जानना, आपको सिर्फ रेडियस को भी जानना है। तो आपको रेडियस भी पता होनी चाहिए, तब जाके हमारा इफेक्टिव लेंथ निकलेगा। ये हमारा क्या है, इफेक्टिव लेंथ है, ये हमारा क्या है, इफेक्टिव लेंथ है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सिर्फ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये हमारा एल डैश क्या है,
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो टोटल लेंथ जो होगी इन दोनों की सम ऑफ लेंथ होगी, वही हमारा इफेक्टिव लेंथ होगा, ठीक है, इफेक्टिव वर्क होगा या इफेक्टिव लेंथ होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो अब जैसे कि अब हम 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, इफेक्टिव को और बढ़िया से समझ सकते हैं। मान लो तुमने 1 घंटा पढ़ाई किया, बट तुम इफेक्टिवली मान लो तुम 40 मिनट ही पढ़े, बाकी के 20 मिनट तुमने जैसे तैसे करके पढ़ाई की, ठीक है। तो इफेक्टिव पढ़ाई जो होती है वो कितनी होगी तुम्हारी 40 मिनट। उसी तरह जो इफेक्टिव होगा यहाँ पे, जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो कितनी होगी, आपने स्ट्रिंग की लेंथ को भी ऐड, स्ट्रिंग की लेंथ के साथ साथ आपको रेडियस ऑफ बॉब को भी क्या करना है, ऐड करना है। ये बॉब हो गया, बॉब कर देता हूँ, ठीक है। तो बॉब, रेडियस ऑफ बॉब को भी क्या करना है, हमने ऐड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। क्या है भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड, यानी एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम की टाइम पीरियड क्या होगी, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो जानते हैं। तो चलिए, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो टाइम पीरियड की जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, 2π√L/g, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा एंड ऑफ फॉर्मूला है। तो इस एंड ऑफ फॉर्मूला के बेसिस पर हम बता देते हैं, पहले हम ये भी बता सकते थे बट चलो फॉर्मूला के बेसिस पे जानोगे तो फॉर्मूला की क्लैरिटी भी आ जाएगी। तो देखो अगर यहाँ पर देखोगे तो टाइम पीरियड जो है इसके अकॉर्डिंगली वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है रूट ऑफ लेंथ पे। ये क्या है, रूट ऑफ लेंथ, ठीक है, रूट ऑफ एल, रूट ऑफ लेंथ विच इज इफेक्टिव लेंथ। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि टाइम स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये हमारी पहली है, ये हमारी पहली चीज़ है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर ग्राफ बनाओगे, इसी के अकॉर्डिंग अगर इसका ग्राफ बनाओगे टाइम स्क्वायर का, तो हम टाइम को रखेंगे यहाँ पर, टाइम को हम रखेंगे वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर हम रखेंगे लेंथ को। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यानी बीच से कहीं स्टार्ट होगा, यानी हमारा क्या होगा, बीच से कहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये रेड वाला, इसको रेड से डिनोट करते तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा और स्ट्रेट लाइन में बनेगा, ठीक है। तो टाइम स्क्वायर और एल की ये रिलेशन हो गई, ठीक है, पहली चीज़ जान गए। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और थोड़ा जाओगे तो यानी हमारा टाइम जो है वो, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, 2 और पाई, ये क्या है, ये तो कांस्टेंट चीज़ है, ये तो क्या है, कांस्टेंट है। तो इन्हें इन्हें ज़्यादा नहीं जानना। तो टाइम इस पर डिपेंड करती है, लेंथ पर, किस पर, इफेक्टिव लेंथ। टाइम का जो स्क्वायर होगा वो लेंथ के बराबर होगा, लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। टाइम का जो स्क्वायर होगा वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, टाइम का स्क्वायर जो होगा लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, टाइम का स्क्वायर होगा लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद देखो टाइम और टाइम पीरियड जो है वो हमारी 1/√g इस पर भी डिपेंड करेगी, 1/√g पर भी डिपेंड करेगी। तो इसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला वाइज तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारा जो टाइम पीरियड है, हमारा जो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ पर, 1/g पर। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ पर, 1/g पर। टाइम पीरियड किस पर प्रोपोर्शनल है, 1/√g, 1/√g, 1/g, हाँ 1/g टाइम स्क्वायर, और टाइम्स प्रोपोर्शनल है 1/√g। क्लियर है, चलिए यहाँ से आ गया क्लियर, समझ गए। और भी चीजें थी ना, फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते थे। तो मास ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं करता है, मास ऑफ बॉब पे क्या करेगा, डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो 2πL/g ये हमारी होती है क्या, टाइम पीरियड, और मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर ज्यादातर डिपेंड कर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और जी। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर डिपेंड करेगा, ये हमारी लेंथ विच इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और अगर इस जी को समझोगे, इस जी को समझोगे तो ये हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पढ़ा होगा आपने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और नहीं पढ़ा तो जान लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू जो होती है, जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी इज व्हाट, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज बेसिकली एक्सेल, ये एक तरह की एक्सेलरेशन होती है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से नीचे आ रही है, यानी वो किस तरह से एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। जब मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अभी इतना ही जान लो कि जो जी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। और भी जान लेते हैं, फैक्टर्स जान लिया। तो टाइम पर, लेंथ पर डिपेंड कर रही है, पहली चीज जान ली। जी पर किस तरह से डिपेंड कर रही है वो चीज जान ली। उसके साथ साथ, इसको मिटाते हैं, उसके साथ साथ हमारा जो टाइम पीरियड होता है ना, मार्कर ये वाली, हाँ देखो, हमारा जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, क्या होता है हमारा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, डोंट डिपेंड ऑन
किस पर डिपेंड नहीं करता है, किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर, मास पर। टाइम डोंट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉब, मास ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं करेगा। उसके साथ साथ ये मास ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं करेगा, एट द सेम टाइम ये हमारा टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड नहीं करेगा, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करता, मास पे भी डिपेंड नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड्स पेंडुलम। अब हमारा टॉपिक सिंपल पेंडुलम ना हो करके सिंपल पेंडुलम का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, जिसको हम लोग कहते हैं सेकंड्स पेंडुलम। क्या कहते हैं, सेकंड्स पेंडुलम। क्या है भाई हमारा, क्या है टॉपिक, सेकंड्स पेंडुलम, ठीक है। सेकंड्स पेंडुलम ऐसी पेंडुलम होगी जिसका जो टाइम पीरियड है ना, उसका जो टाइम पीरियड है, अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन दिया रहे, ठीक है, सेकंड्स पेंडुलम पे क्वेश्चन दिया रहे, तो सेकंड्स पेंडुलम ऐसा पेंडुलम होता है जिसकी जो टाइम पीरियड होती है 2 सेकंड होती है। क्या होती है, 2 सेकंड होती है। और इसकी जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो 1 मीटर की होगी। इफेक्टिव लेंथ 1 मीटर की और टाइम पीरियड होगा 2 सेकंड का, ठीक है। क्लियर है बात। टाइम पीरियड हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। 2 पाई रूट एल अपॉन जी हमारी होती है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 और ये जो भी है, ठीक है। टाइम पीरियड हमारा कितना होगा, 2 सेकंड आना चाहिए। टाइम पीरियड 2 सेकंड आ जाएगा। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर ही लेते हैं। चलिए, अब जैसे टाइम पीरियड है 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी, है ना। 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी, इतना क्या होता है, ये सेकंड्स में आएगा हमारा आंसर। इस पे चलिए एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल बनाया जाए। तो लेट हमारा इफेक्टिव लेंथ, चलिए हम एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है हमारा वो है 2 मीटर्स, ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है हमारा, 2 मीटर है, 2 मीटर है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। उसके साथ साथ हमारा जो डायमीटर है ना, डायमीटर ऑफ बॉब, डायमीटर ऑफ बॉब जो है वो है हमारा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 क्या है, सेंटीमीटर, थोड़ा सा कम हो गया, 5 सेंटीमीटर, लेट इट बी 5 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ बॉब जो हमारा हो गया, बॉब हो गया, वो है 5 सेंटीमीटर। और जी की वैल्यू तो हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए इसका टाइम पीरियड अगर निकालें तो कैसे निकालें, टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई रूट ऑफ एल डैश प्लस आर। अब यही है ना, मैंने बताया था ना, एल इज इक्वल टू एल डैश प्लस आर। हम लोग बोलेंगे रेडियस को भी ऐड करते हैं, रेडियस को भी इंक्लूड करते हैं। आर हमारी क्या है, रेडियस ऑफ बॉब, ये क्या है हमारा, रेडियस ऑफ बॉब। अब यहाँ पे डायमीटर दिया हो तो डायमीटर को करोगे 2 से डिवाइड, तो हमारा रेडियस आएगा, तो रेडियस विल बी 2.5 सेंटीमीटर्स, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और बटे जी। अब देखो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर, ये तो एल डैश तो मेरे को पता है, एल डैश कितनी है, 2 मीटर, चलो 2 प्लस उसके साथ साथ रेडियस कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। बट यहाँ पर तो लेंथ हमने मीटर में लिखी है, ये लेंथ तो मेरे पास मीटर में है ना, तो चलो इसको भी कर देते हैं मीटर में चेंज। तो 2.5 सेंटीमीटर को करने के लिए क्या करेंगे, 100 से करते हैं डिवाइड, सो यू कैन से, और ये कितना पीछे जाएगा डेसिमल, और 2 प्लेसेस 0.025, ये होगा हमारा 0.025 मीटर्स, यू कैन से। तो यहाँ पर प्लस 0.025, और बाद में हमारा जी का वैल्यू, जी की वैल्यू 9.8 भी होती है, और जी की वैल्यू आप यू कैन से 10 भी ले सकते हैं, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं, तो 10 ले लेते हैं, कैलकुलेशन होगा हमारा इजी। तो टाइम इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर 2 प्लस यानी 2.025 बटे 10, ठीक है। टाइम पीरियड को निकाल लेना, उसके बाद ये डेसिमल हटेगा, यहाँ पे आएगा डेसिमल 10, ठीक। अब उसके बाद 2 पाई रूट ऑफ 2025 बटे 100, ठीक। क्लियर है। 2 पॉइंट, अब ये इसको करेंगे 2 पाई, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते तो 2025 ये हो गया, ऊपर में रूट हो गया, और बाई ये तो बच गया 10। अब 2 से ये कर गया 5। अब जो हमारा फाइनली आंसर जो आएगा, फाइनली जो टाइम पीरियड होगा वो होगा हमारा पाई रूट ऑफ 2025 डिवाइडेड बाय 5। इसकी वैल्यू कर लेना, पाई की वैल्यू तो पता होगी 22/7, वैल्यू डालना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से न्यूमेरिकल्स आएंगे एग्जाम्स में।
तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए जय हिंद।